हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस 2026-27 का। और वो टॉपिक भी देख लेते हैं जो मुझे पढ़ाने हैं, और वो टॉपिक भी देख लेते हैं जो आपको पढ़ने हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट लगभग सभी यूनिवर्सिटी का आ चुका है। और फटाफट तेईस तक कमेंट कर दो कि सेकेंड सेमेस्टर में आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। चलिए फटाफट तेईस से बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। और क्या क्या सिलेबस है आज सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके। देखो ज़रा, कोर्स टाइटल यानी कि ये आपकी बुक का नाम है, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको आप हिंदी में बोलते हो रासायनिक गतिकी और उप संयोजन रसायन। काफ़ी टॉपिक, काफ़ी यूनिट 12th क्लास में आपकी पढ़ हुई हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट फर्स्ट का नाम है, जिस तरह से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट आपने पढ़ी हैं, उसी तरह से बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी आप 8 यूनिट पढ़ोगे। थ्योरी वाइज पेपर होंगे, ना कि एमसीक्यू वाइज। इस बार आपके थ्योरी वाइज पेपर हैं, ये बात दिमाग में डाल लो। 75 मार्क्स का पेपर आएगा और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। चलिए ये बात करेंगे। फिलहाल तो यूनिट फर्स्ट है हमारी रासायनिक गतिकी और सिद्धांत, केमिकल काइनेटिक्स एंड थ्योरीज, केवल हिंदी में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या ये चैप्टर आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है? रासायनिक गतिकी और सिद्धांत यानी कि अभिक्रिया की दर नहीं पढ़ा, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या होती हैं, ये कुछ नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। और सरल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के गणितीय लक्षण यानी कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण, ये कुछ नहीं पढ़ा। बे सब कुछ पढ़ाया है। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे राजा बनोगे, समझ गए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला टॉपिक अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया की दर। दूसरा टॉपिक आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में 100% हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर टिक लगा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टॉपिक मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा और मैंने पढ़ा भी रखा, लेकिन एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ। देखते हैं कितने लोग आज मुझे कमेंट करेंगे कि सर पढ़ाना शुरू कर दो, आज से अभी से पढ़ाना शुरू कर दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांद्रता पर दर की निर्भरता इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण जो आपने पढ़ रखा, के बराबर ए नोट माइनस के ए अपॉन टी, या के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 ए नोट बटा ए या ए बटा ए माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र है। ये सब कुछ हमसे प्रूफ करने बोलता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बैच शुरू करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ ओनली ऑन यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए तो बेटा ये सारे के सारे टॉपिक तैयार करने हैं आपको मेरे साथ साथ में, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको। चलिए यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल एक्विलिब्रियम। अब केमिकल एक्विलिब्रियम में आपको क्या क्या पढ़ना है? केमिकल एक्विलिब्रियम में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो, अरे दुनिया भर की चीज़ें दे रखी होती हैं सिलेबस में, तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, हमें क्या पढ़ना है, बात ये आती है ना, है ना। तो देखो इस यूनिट में हमें जो दे रखा है, साम्य स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा, ठीक है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, अरे बड़ा अच्छे से पढ़ा आपने। कि थर्मोडायनेमिक्स व्युत्पत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, पूछता है पेपर। आखिर इस क्वेश्चन की क्या कमी थी जो ये हर साल आता है, ठीक है। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम की थर्मोडायनेमिक व्युत्पत्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट उठाओ, ये सारी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट की लगभग 25 वीडियोस है, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो आज से ही, अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो लास अतेलिया का सिद्धांत सब पढ़ाया है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम पढ़ा, आपने पढ़ रखा, लेकिन थर्मोडायनेमिक व्युत्पत्ति आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, इसलिए ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है। लास अतेलिया का नियम पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी प्रतिक्रिया समताप और प्रतिक्रिया समदाब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आंधी टले तूफान टले पर क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन ना टले। क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ करने एग्जाम पेपर में पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी को हो, ठीक है,
चाहे MJPRE के हों या GJU यूनिवर्सिटी के हों, मुरादाबाद वाली यूनिवर्सिटी के हों, ठीक है, जोन सी या फिर माँ सुकुम्बरी यूनिवर्सिटी। अब यार सारी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, ये बहुत यूनिवर्सिटी हैं। और एक जो यूनिवर्सिटी है वह अयोध्या यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटी हैं, सबका सिलेबस लगभग समान है, कोई चेंजेस नहीं है, और सबका सिलेबस है कि आपको पढ़ना है बड़े प्यार के साथ में, मेरे साथ में, ठीक है। तो क्लासियस क्लेपिरोन यानी कि क्लेपिरोन क्लासियस एक्वेशन और इसके यूजेस, तो ये पढ़ लेना बढ़िया करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गए चीज़ को, ये मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि यूनिट 3 है हमारी फेस एक्विलिब्रियम। अब ये फेस एक्विलिब्रियम क्या होती है भैया, एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा। इसमें पूछा जाता है फेस डायग्राम, चाहे जल का फेस डायग्राम पूछ सकता है आपसे, या कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ सकता है, या डबल कंपोनेंट सिस्टम जैसे बिस्मिथ, कैडमियम, लेड, सिल्वर, इन सब का आपसे पूछ सकता है जी। नमक तक का फेस डायग्राम आपसे पूछ लेता है वो, ठीक है, यानी कि अवस्था हर एक आपसे पूछ लेता है। ये सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाओ तो पढ़ के देखो, तो अगर मज़ा ना आए तो मुझे कह देना कि सर टॉपिक में दम नहीं है। समझ गए, सारे टॉपिक बड़े अच्छी तरह से पढ़ाए मैंने लिखवा के। और बाकी नया सिलेबस और नया बैच में शुरू करने वाला हूँ, घबराओ मत, डरो मत, ठीक है। तो ध्यान देना ज़रा स्पीच पे। तो सबसे पहले देखो, जल के लिए पेपर में पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा जाता है कौन सा, फेस डायग्राम पूछा जाता है मेरे दोस्तों, फेस डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का फेस डायग्राम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ओके ओके ओके। और यह है तुम्हारे पास डबल कंपोनेंट सिस्टम, एक बिस्मिथ हो गया, यानी कि डबल एलिमेंट सिस्टम बोल सकते हो। एक तो तुम्हारा बिस्मिथ कैडमियम हो गया, लेड Ag हो गया, और साथ में एक NaCl का भी होता है, कभी कभी NaCl का ही पूछ लेता है, ज़्यादातर तो ये वाला पूछता है एग्जाम पेपर में। और एक लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, पक्का है यार, पक्का है। फेस एक्विलिब्रियम से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100 पूछता है, या तो जल का फेस डायग्राम आएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा, या बिस्मिथ कैडमियम का, या फिर लेड Ag का, चारों में से एक क्वेश्चन लॉन्ग है। ये सिलेबस बिल्कुल कन्फर्म है, अगर मेरे से पढ़ोगे सिलेबस बिल्कुल कन्फर्म है एकदम। जो जब बताऊंगा ना वही एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता, ठीक है। तो चलिए यूनिट 4 हमारी आती है गैसों के गतिज सिद्धांत और गैसीय अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस एंड गैसियस स्टेट। अब बात ये आती है कि सर हमें तो नोट्स चाहिए, हमें तो नोट्स चाहिए। तो टेंशन मतलब जब बैच शुरू करूँगा यूट्यूब पर आपको पर लेक्चर पढ़ाऊँगा तो उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, PDF फाइल थ्रू भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, और जो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। टेंशन मतलब सारे नोट्स आपके मोबाइल में होंगे। चलिए, तो इस यूनिट 4 में आपको पढ़ना है गैसों के गतिज सिद्धांत की अवधारणा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। आदर्श व्यवहार से विचलन पेपर में आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट जो पढ़ा हुआ है ना आपका, वो ये है वंडरवाल एक्वेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ मांगता है, यानी कि उत्पत्ति मांगता है कि वंडरवाल्स गैस की, वंडरवाल गैस यानी कि वंडरवाल्स स्टेट एक्वेशन जो है ना, यानी कि वंडरवाल का जो समीकरण है उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये एग्जाम पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, या फिर शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है। अब आदर्श गैस के लिए आपको पता है PV बराबर nRT होता है, आदर्श गैस के लिए, या फिर आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो PV बराबर nRT होता है। अब वास्तविक गैस के लिए वंडरवाल एक्वेशन यूज की गई, P में संशोधन किया गया और V में संशोधन किया गया, तब जाके एक एक्वेशन बनी, ठीक है, जिसको आपने वंडरवाल एक्वेशन का नाम दिया। तो चलो इतना मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये तो मैं लेक्चर वाइज लेक्चर जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपके। फिलहाल वंडरवाल एक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ता हूँ। देखो महत्वपूर्ण घटनाएं वास्तविक गैसों के PV समताप, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ गया, देखो वंडरवाल समीकरण की व्युत्पत्ति आ गया पेपर में, वंडरवाल एक्वेशन की व्युत्पत्ति आता पेपर में हर साल। बाकी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्रांतिक स्थिरांक और वंडरवाल स्थिरांकों के बीच संबंध, तो इतना बड़ा क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछता नहीं है, ये हम फिजिक्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये टॉपिक करवाऊंगा आपको, भरोसा कुछ नहीं है, पेपर में कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। और एक ये है वंडरवाल का वितरण नियम, टक्कर संख्या, माध्य, मुक्त पथ, ये पेपर में कम पूछे जाते हैं। लेकिन मैक्सवेल का वितरण नियम जो होता है ना, ये पेपर में कई बार आया हुआ भी है और आप लोगों ने करा भी है, समझ गए। थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा डेरिवेशन है, और पूरा फिर हो जाता है, इतना इजी है। चलिए यूनिट 5 की बात कर लेते हैं, लिक्विड स्टेट। अभी लिक्विड स्टेट जो होता है ना, उसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स और स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, ये इंटरमोलेकुलर फोर्स, अरे वही वाले
आयनिक बल हो गया, मोलेकुलर बॉन्ड हो गया, कोवालेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, इनके एग्जाम्पल हो गए। यही तो इंटरमोलेकुलर फोर्स है हमारे, ठीक है, जो कि एग्जाम पेपर में ना आते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैसों के बीच संरचनात्मक अंतर, ये आपको एग्जाम पेपर में भी दे रखा, यानी कि ये सिलेबस में दे रखा, ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या अंतर होते हैं। कक्षा 5 वालों से, कक्षा 8 वालों से पूछोगे वो भी अंतर बता देंगे। लेकिन मेन काम यह है कि यार ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इनका वर्गीकरण कीजिए स्ट्रक्चर सहित, ये पेपर में आता है, यही आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। समझ गए इस चीज़ को। और ये लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा, खोल के देखो, पढ़ सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। तो अब नेक्स्ट देखो जरा, निमेटिक। अब ये लिक्विड क्रिस्टल एक तो निमेटिक होता है, एक सिमेटिक होता है और एक कोलेस्ट्रियल होता है ना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है। ये तीनों के तीनों आपको पढ़ लेते हैं, क्या क्या अंतर होता है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जब बैच शुरू करूंगा। तो ठोस पदार्थों में द्रव, वर्गीकरण, तैयारी, गुण और अनुप्रयोग ज़्यादा मोस्टली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दे रखा है इसमें। हाँ, यूनिट 6 हमारी आ जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो 12th क्लास में जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसने पक्का वर्नर थ्योरी पढ़ी होगी, वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उप सहसंयोजन यौगिकों के लिए वर्नर थ्योरी पढ़ी है पक्का। लिगैंड पढ़े हैं पक्का, किलेट पढ़ा है पक्का, ठीक है। लिगैंड क्या होता है, इनका वर्गीकरण कीजिए, किलेट क्या होते हैं, ठीक है। और आइसोमेरिज्म, समवैधता उप सहसंयोजक यौगिकों में पढ़ा है, स्टेरियो भी होती है और स्ट्रक्चरल भी होती है, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सब पढ़ सब रखा है, पर याद नहीं आ रही है बेटा, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अब तक जो ना पढ़ा होगा ना 12th क्लास में, वो अब तुम्हें यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। चलिए तो देखते हैं। देखो सबसे पहले उप सहसंयोजन परिसरों का वर्नर सिद्धांत, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में आता है। लिगैंड्स क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण, एम्बिडेंट लिगैंड्स, यानी कि एम्बिडेंटेड लिगैंड, जिनमें 2 ज़्यादा परमाणु होते हैं, लेकिन कोई एक परमाणु जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाता है, जैसे Na हो गया, SCN हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। ये बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। क्लेट्स, केकड़े का पंजा हो गया, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा। उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है, एक आयन जो होता है वो अपने चारों ओर कितने आयनों से घिरा होता है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, समन्वय संख्या होती है। जैसे FeCN का होल 6, अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया जाए तो 6 हो जाएगी। चलो IUPAC नामकरण, ये सबको पता है, ये IUPAC नामकरण बड़े खतरनाक होते हैं, 12th क्लास में आपने करा होगा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, इस टाइप से पढ़ा है, करें आपने? अरे सबने करे होंगे, क्योंकि 12th क्लास पढ़ के आए हैं तो सबने करे होंगे, ठीक है। और बाकी समवैधता, ये वाली समवैधता, ठीक है, और बाकी तो है ही हमारा, समवैधता पढ़ लो। बाकी समवैधता 2 प्रकार की है इसमें, एक तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल है और एक तुम्हारे पास स्टेरियो है। स्टेरियो 2 प्रकार की, एक जियोमेट्रिकल, एक एंड ऑप्टिकल, और वो 6 प्रकार की दे रखी है इसमें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे आयनिक दे रखी है हमारी, और बंधन समवैधता दे रखी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दे रखी है, 6 प्रकार की दे रखी है। ये सब के सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, डरो मत, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। ओके 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 ओके, चलिए इसमें देखते हैं। यूनिट 7 है हमारी, उप सहसंयोजक रसायन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे ज़रूरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ो, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, उसकी लिमिटेशन, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ो, ठीक है, दोनों पढ़ लो। देखो ये है हमारे पास संयुक्ता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दोनों में से हर साल एक पेपर में फंस जाता है थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। लॉन्ग तैयार कर लोगे तो शॉर्ट उसके अंदर से अपने आप निकल जाता है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक लॉन्ग तैयार कर लो, शॉर्ट अपने आप बन जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। और अष्टफल किए, चतुष्फल किए और वर्ष समतलीय परिसरों में CFT विभाजन, और CFT विभाजन ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अबे यार अष्टफल के यौगिकों में कुछ इस तरह से जो डायग्राम पढ़ा है आपने ये वाला, कि भैया डी ऑफकोर्स में 5 कक्षक होते हैं, 5 की ऊर्जा समान होती है, लिगैंड टकराता है तो उनकी ऊर्जा थोड़ी सी ऊपर को बढ़ जाती है, फिर वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक में 3 आते हैं, एक में 2 आते हैं। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे T2G कहते हैं, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसे EG कहते हैं। इस टाइप से ये पढ़ना रखा है आपने। अरे भाई अरे बेटे भूल जाए, पढ़ाया होता भूल जाए सब कुछ, ये तुम ही ना, हम भी भूल जाएँ यार, ये ज़्यादा टाइम हो जाता तो जॉन टेलर इफेक्ट पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉन टेलर इफेक्ट। बाकी ना, बाकी ऐसी हैं बस। ये संयुक्ता बंध सिद्धांत, इसकी सीमाएं पढ़ो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है, जॉन टेलर
सिद्धांत पढ़ना है, और अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय यौगिकों के लिए आपको क्रिस्ट यानी कि क्रिस्टल फील्ड विपाटन पढ़ना है, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यूनिट 8 देखते हैं, अकार्बनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और चुंबकन। अच्छा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टॉपिक हैं, इनमें से मुझे ज़रा ये देख के बताओ कौन सा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा टॉपिक एग्जाम पेपर में फंस सकता है। ज़रा एक बार देखो फटाफट से, मैं दिखाई दे रही हूँ पक्का, ठीक है, ऐसे दिखाई देता हूँ मैं, तुम्हारे चक्कर में मैंने डिजिटल बोर्ड लगवाया है। ये संक्रमण धातु परिसरों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, डी संक्रमणों के लिए चयन नियम, हाँ ये पेपर में आता है, ये सिलेक्शन रूल है बेटा, ये वाला इसे रट लो, सिलेक्शन रूल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5th सेमेस्टर में बहुत काम में आएगा। अगर 5th सेमेस्टर में आपके पास केमिस्ट्री रही तो बहुत काम में आएगा। डी संक्रमणों के लिए चयन नियम, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डी संक्रमणों के लिए चयन नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुई है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, पेपर में कई बार पूछी गई है। और एक भाई साहब ये आएंगे D1 और D2 अवस्थाओं के लिए ऑर्गल ऊर्जा आरेख, ऑर्गल डायग्राम, ये भी पेपर में आया हुआ है और मैंने करवा भी रखा है। ये वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, 25 टॉपिक, वो मैंने प्ले लिस्ट में करवा रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ जाके। उसके अलावा तो मैं कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बाकी नया बैच मैं शुरू करने वाला हूँ, उस बैच के अकॉर्डिंग आप पढ़ना अच्छे से, ताकि नॉलेज दमदार और टिकाऊ वाली हो जाए। तो ज़रा ध्यान देना, D1 और D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गल ऊर्जा आरेख आपसे पूछा है, तो ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम ये पेपर में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो खैर इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, चुंबकीय गुण, चुंबकीय व्यवहार की विवेचना, चुंबकीय संवेदनशीलता, और एक ये आता है तुम्हारे पास LS युग्मन, LS युग्मन यानी कि LS कपलिंग आती है। तो ये कुछ हमारे टॉपिक हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये पूरा सिलेबस है आपका। ये मत सोचना कि ये मैंने टॉपिक अपने पास से लिखे हैं, बाकी टॉपिक छोड़ दिए हैं, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, सारे के सारे टॉपिक मेरे पास ये हैंगे, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक मैंने हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, और उसके बाद PDF फाइल बना के आपको क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम। तो वही सिलेबस है, वही क्वेश्चन है, बिना डरे बिना घबराए सारे क्वेश्चन जाने के सारे टॉपिक आपको तैयार कर लेने। जितने जितने टॉपिक मैंने बताए हैं वो तैयार कर लो, वरना प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से देख के सारे टॉपिक आप क्लियर कर लो। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बॉटनी या जूलॉजी का सिलेबस बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।